इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लास्क। फ्लास्क का मतलब क्या है? फ्लास्क का मतलब है कि फ्लो। ठीक है, किसका फ्लो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। किसके थ्रू? थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे और एक ड्रॉ कर लेते हैं। और मान लो कि ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो इस सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलरली कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रहा है, उसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लास्क। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लास्क क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस flowing perpendicularly। ठीक है, flowing perpendicularly through the surface। okay, through the surface। देखो, ये सब जो डेफिनेशन है वो मैं आपको कोई नोटबुक से छाप के दिखा सकता था, लेकिन ये अपने हाथ से लिख रहा हूँ तो आपको भी रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, इसीलिए मैंने खुद लिख रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो। मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोइंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन करी कि परपेंडिकुलरली। ठीक है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, एक क्लोज सरफेस, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलरली जा रहा है 90 डिग्री। तो ये कितना नंबर है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लास्क। और ये तो एक छोटा सा सरफेस है, राइट? ये एक छोटा सा सरफेस है, ये एक छोटा सा सरफेस है, ये एक छोटा सा सरफेस है। ठीक है, तो एक्चुअल में एक छोटा सा सरफेस के थ्रू बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होता है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि सरफेस तो इतना बड़ा है और एक छोटा सा सरफेस के थ्रू बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस समझ में है? ई क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डी एस भी है वेक्टर क्वांटिटी। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस क्या है? डी एस है कि सरफेस एरिया का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, सरफेस एरिया का छोटा सा पार्ट, और डीएस के ऊपर वेक्टर लगा दिया, मतलब सरफेस एरिया वेक्टर। राइट, सरफेस एरिया वेक्टर। अच्छा, मान लो कि ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एक प्लेन सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? इसका एरिया वेक्टर मान लो कि एक प्लेन शीट है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगा इसका परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा। ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर होगा ऐसा। राइट, तो ई डॉट डी एस मैंने लिखा, और डॉट का मतलब क्या है? कॉस थीटा। राइट, ये वेक्टर चैप्टर जो क्लास 11 में था वो पढ़ा है कि नहीं? अगर पढ़ा है तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो सरफेस एरिया ऐसे जा रहा है ds, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। राइट, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रा करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और सरफेस है ऐसा। ठीक है,
तो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ds हो जाएगा और एरिया वेक्टर देखो ऐसा है। तो अगर एरिया सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल किया है तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने देखा था क्लास 11 में, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करूँ, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, ई कॉस थीटा, राइट। और जो परपेंडिकुलर है वो उसको बोलेंगे क्या, ई साइन थीटा, राइट। है कि नहीं, समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ई साइन थीटा या फिर ई कॉस थीटा, उसको ही लेंगे जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ई कॉस थीटा लेंगे क्योंकि ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ई कॉस थीटा डॉट ds। यहाँ पे देखिए ई कॉस थीटा डॉट ds मतलब ई ds कॉस थीटा बन गया, ठीक है। समझ में आया, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ लिया और यहाँ पे फ्लक्स लिख देते हैं, ठीक है। और ये ds मतलब छोटा सा एक जगह के लिए, अगर मेरे को ये पूरा सरफेस के लिए चाहिए तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। पूरा सरफेस के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सरफेस के लिए मिल जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखो। ये बोर्ड एग्जाम या फिर नीट एग्जाम दोनों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद और एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलता है कि गॉस, ठीक है, गॉस का फॉर्मूला। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। किसी भी सरफेस के लिए, चाहे वो क्लोज्ड सरफेस हो, चाहे या यहाँ पे ये प्लेन एक सीट हो, ठीक है, किसी भी सरफेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, राइट। किसी भी सरफेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन गॉस ने स्पेसिफिकली फॉर द क्लोज्ड सरफेस कुछ फॉर्मूला बताया, ठीक है। गॉस ने स्पेसिफिकली फॉर क्लोज सरफेस के लिए कुछ फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मान लो कि ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। सरफेस क्लोज होना चाहिए, ये याद रखो अच्छे से, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लोज्ड सरफेस, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेस। गॉस का स्पेलिंग क्या है, GAUSS, ठीक है। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर ये क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे एक एरिया वेक्टर मान लो कि, ओके, यहाँ पे एरिया वेक्टर छोटा सा एक पार्ट ले लिया और यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन होगा, ये एरिया वेक्टर ए मान लो या फिर ds, जो भी बोल सकते हो, ds भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगी, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक एक पॉइंट चार्ज है तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होता है, आउटवर्ड्स, राइट, आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो फॉर्मूला क्या था, ई ds कॉस थीटा, राइट। फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ds कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या बचा रहेगा, ई ds, राइट, ई ds। तो यहाँ पे लिखता है भाई फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ई तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देने की जरूरत नहीं है वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds।
पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आर इसका रेडियस है तो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से जाके देखो वाला पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर तो यहाँ पे कट जाएगा, राइट। यहाँ पे है कि 4 पाई, के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू कूलम्स लॉ में मैंने पढ़ा था, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, फॉर द वैक्यूम। बाय द वे ये सब हम लोग वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं, याद रखना वैक्यूम, ठीक है, मतलब एयर। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई, और यहाँ पे क्यू था, राइट। तो 4 पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लास्क फॉर द क्लोज सरफेस। तो गॉस थ्योरम ये बोल रहा है फॉर अ क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, चार्ज सरफेस का अंदर ही होना चाहिए, बाहर चाहे जितना भी चार्ज हो सकता है, यहाँ पे मान लो Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चार्ज अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। अंदर जितने भी चार्ज है उसका समेशन ले लो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स निकल जाएगा फॉर अ क्लोज सरफेस। और गॉस लॉ के बाद इस सरफेस को हम लोग एज ए गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोल सकता है, राइट। अच्छा, और एक चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस में लिखा था, ई था वेक्टर, डी एस था वेक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, राइट। समझ में आ रहा है? स्केलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो एक इंटीजर है ना, नंबर ऑफ, मेरे को सिर्फ नंबर चाहिए कि कितना नंबर ऑफ लाइंस इसके थ्रू पास हो रहा है, ये बताओ। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, राइट, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक। अच्छा, इसका और एक चीज बाकी है जो है कि एसआई यूनिट, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ये कैसे है, अगर तुमने क्लास 11 का डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है तो, मतलब यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन जो पहला चैप्टर होता है, तो ये अच्छे समझ में आएगा। कैसे, देखो ये फॉर्मूला जो मैंने दिखाया, ठीक है, ई डॉट डी एस, इससे कैलकुलेट कर लो, या फिर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। ये खुद कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि मैं अगर सब कुछ दिखा दूंगा तो तुम क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हो, राइट, क्यों साइंस पढ़ रहे हो। ये खुद कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि 11 का चैप्टर है, 11 में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। और एक चीज बाकी है, रह गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वो है कि फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज ओनली फॉर द वैक्यूम, बट इफ देयर इज एनी मीडियम देन ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज एनी मीडियम, चलो इसको रिमूव कर देते हैं, थोड़ा जाएगा तो लगेगा, राइट। यहाँ पे लिखते हैं, था यहाँ पे फॉर्मूला था क्यू बाई
एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर द वैक्यूम, बट फॉर द मीडियम ये क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन क्या है परमियाबिलिटी और या फिर परमिटिविटी, जो भी बोल सकते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। मतलब कितना परमिट करेगा इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो यही था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। बोर्ड में कितना क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में वो भी सॉल्व करेंगे, नीट का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।